Friends, in the previous lecture we discussed about Dr. Johnson mainly, and in this lesson we are going to discuss some important prose writers of 18th century and origin of English novel. As I told you in the next lecture we will discuss novel. Before discussing novel, we will discuss some important prose writers of 18th century, because so many times we find question from there also. After discussing Dr. Johnson, we come to David Hume. Next one is David Hume. David Hume, very renowned personality he was. 76 it is. And there is a term associated with David Hume, that is skepticism. He was a skeptical. Skepticism means having doubt. Friends, David Hume wrote so many treatises, books also, and he was a philosopher. David Hume was a philosopher, and his friends used to call him as Le Bon David. He said pure reason and logic is only applicable in pure mathematics. If you want to understand human nature, that is totally opposite to mathematics, then we are to understand the custom and habits. For mathematics, pure logic and reason is applicable. For human nature, development of custom and habits of humans we are to consider if we want to understand human nature. ये फिलोसफी थी डेविड ह्यूम की. स्केप्टिसिज्म था, ह्यूमन नेचर के लिए बोला, धीरे धीरे वो डेवलप करते हैं अपने आइडियाज को. तो अब डेविड ह्यूम की बात करते हैं तो उनका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर. ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर. और इसी बुक के कॉन्टेक्स्ट में ये बात उन्होंने बोली है. और ये जो बुक है, इट पब्लिश्ड इन 1739. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, वी हैव टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ ह्यूमंस. क्योंकि लॉजिक रीजन हर चीज के ऊपर प्योरली, पूरी तरीके से, एब्सोल्युटली जो है एप्लीकेबल नहीं है. वो एप्लीकेबल प्योर मैथमेटिक्स में है, ऐसा डेविड ह्यूम ने बोला है. तो फ्रेंड्स, इसके बाद इनके जो वर्क्स हैं, 2 सीरीज ऑफ एसेज भी आई अपनी बात को रखने के लिए. 2 और जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकंड इज एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स. An inquiry concerning human nature, and second one is an inquiry concerning principles of मोरल्स. ये 2 और वर्क है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके रहे हैं. जो पहले वाला है उसका पब्लिशिंग ईयर 1748, सेकंड वाले का है 3 इयर्स बाद में, तो हो गया 1751. जो मोरलिटी का कॉन्सेप्ट है, इट रिमेन्स इन द सेंटर. चाहे हम नॉवेल्स की बात करेंगे इस एज में, चाहे हम अभी प्रोज की फिलोसफिकल जो ट्रीटाइज लिखी गई उनकी बात कर रहे हैं, तो मोरलिटी रिमेन्ड इन center. So we have to keep these things in view.
एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन नेचर, एन इंक्वायरी कंसर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स, पहले वाला 1748, दूसरे वाला 1759। उसके बाद है डायलॉग कंसर्निंग रिलीजन मोरल्स। ये वाला जो वर्क है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा और अपनी लाइफ टाइम में इसको पब्लिश करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये पब्लिश होता है 1779 में, डेथ होती है 1776। अब इसमें ऐसा क्या था कि वो अपने लाइफ टाइम में इसको पब्लिश नहीं करवा पाए। इसमें उन्होंने उस टाइम पे उस एज के जो सेट बिलीफ्स हैं, जो सेट पैटर्न्स है, पैरामीटर्स है सोसाइटी के, इट वाज एन अटैक ऑन द सेट पैरामीटर्स। ठीक है ना, जो बिलीफ्स थे वो उनके ऊपर ये अटैक था। तो अपने लाइफ टाइम में इसको पब्लिश नहीं करवाया और यही वर्क लेटर बिकेम वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा फेमस जो उनका होता है। तो ये अटैक था। ये थे डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खासकर जो इनका ह्यूमन नेचर वाला है, वो ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर, ये बहुत बार आया और इसी तरीके से आता है कि इसके जो राइटर है वो कौन है। अभी इसके बाद जो दूसरे ऑथर है वो है जेम्स बोसवेल। और जेम्स बोसवेल के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि उन्होंने लाइफ ऑफ जॉनसन लिखा, बहुत फेमस हुआ। देखिए, जॉनसन करके तो बोसवेल फेमस हुए हैं और बोसवेल ने जॉनसन की पॉपुलैरिटी में जो ऐड किया है वो उनका बायोग्राफी किया है। उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिजर्टेड विलेज, द हर्मिट, विकार ऑफ वेकफील्ड, जो कि एक नॉवल था, पहले वाले पोइटिकल वर्क है। तो इनका जो प्रोज का में इनका कंट्रीब्यूशन रहा वो रहता है इनका। अब यदि प्रोज की बात करें तो इन्होंने काफी कुछ लिखा। द मंथली रिव्यू, ये पीरियोडिकल्स हैं इनके। द ब्रिटिश मैगजीन, द क्रिटिकल रिव्यू, उसके बाद आपका है द क्रिटिकल रिव्यू हो गया, ब्रिटिश मैगजीन हो गया, मंथली मैगजीन हो गया, द लेजर, चाइनीज लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट है द बी, जो 8 वॉल्यूम्स जिसके आते हैं, एंड इन द एंड इट पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक ऑल्सो। द बी, जो 8 वॉल्यूम जिनके रहते हैं, लास्ट में जो है एक बुक के फॉर्म में भी ये पब्लिश होती है। इसके अलावा इनका जो एक और इंपॉर्टेंट वर्क है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ये तो सारे के सारे पीरियोडिकल्स थे, जर्नल्स थे। इसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड दैट पब्लिश्ड इन 1764, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इट वाज, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो हमने ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात करेंगे तो वीकली मैगजीन है, मंथली रिव्यू है, ब्रिटिश मैगजीन है, लेजर है, चाइनीज लेटर्स हैं, बी है और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है। इन सब चीजों को ध्यान में हमने रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑथर है वो है आपके एडमंड बुर्क। पहले हमने किसको डिस्कस किया? डेविड ह्यूम को डिस्कस किया। अभी है एडमंड बुर्क। Edmund Burke, born in Dublin, then came to London. He was a philosopher. अब जो एडमंड बुर्क का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है एडमंड बुर्क का?
एडमंड बुर्क उसी टाइम पे, जहां एडमंड बुर्क, डेविड ह्यूम, स्मिथ, ये सारे लोग इंग्लैंड में हैं, उसी टाइम पे वोल्टायर, रूसो, ये सारे के सारे लोग फ्रांस में भी हैं। और रूसो ने क्या बोला था? रूसो बात करते हैं ह्यूमन फ्रीडम की। उन्होंने बोला था मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। ऐसा किसने बोला? रूसो ने बोला। तो ये जो बंदा था ह्यूम, ही वॉज द ओपोनेंट ऑफ रूसो। ये रूसो की बातों का समर्थन नहीं करता था। रूसोज ओपोनेंट ही वॉज। ठीक है ना? इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है इसका नहीं था। एक तो चीज यही ध्यान में रखनी है। दूसरा, जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो पॉलिसीज थी ब्रिटेन की रिगार्डिंग अमेरिका एंड इंडिया, ही वॉज द क्रिटिक ऑफ दैट ऑल्सो। ये जो ब्रिटेन का जो पॉलिसी था अमेरिका को लेकर उस टाइम पे और इंडिया को लेकर, उसका भी क्रिटिक था, उसका भी आलोचक था। तो इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी। नेचुरल सोसाइटी पब्लिश्ड इन 1756। ये वाला इनका वर्क है, विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी पब्लिश्ड इन 76। ये क्या है? इट वॉज अ स्टायर ऑन द व्यूज ऑफ लॉर्ड बोलिंगब्रोक। जो बोलिंगब्रोक थे, उनके आइडियाज इनको पसंद नहीं थे, उसको स्टायराइज किया है। हम डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ वो पॉइंट्स देख रहे हैं जो नेट में पूछे जा सकते हैं। और आपको एक आइडिया होना चाहिए। हो सकता है यही पूछ ले कि ये जो बुक था ये किसके व्यूज के ऊपर जो है स्टायर था। स्टाइकल बुक तो ये था ही। तो इट वाज अ स्टायर ऑन द व्यूज ऑफ लॉर्ड बोलिंगब्रोक बाय एडमंड बुर्क। उसके बाद इनका एक वर्क आया जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, वो था थॉट्स ऑन द कोज ऑफ प्रेजेंट डिसकंटेंट। थॉट्स ऑन द कोज ऑफ प्रेजेंट डिसकंटेंट, और ये पब्लिश होता है 1770 में। थॉट्स ऑन द कोज ऑफ प्रेजेंट डिसकंटेंट, पब्लिश्ड इन 1770। ये भी वर्क इसका है, ये भी वर्क जो है एडमंड बुर्क का है। अब इसके बाद एक और वर्क इनका पब्लिश होता है और वो है रिफ्लेक्शन ऑन। आपको पता है जब रूसो के बातों के आलोचक थे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी समर्थन नहीं करते हैं। रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। कब? 1790 में। रेवोल्यूशन कब होता है? 1789 में। ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। ये तो बहुत ही इजी है। तो 1789 और 1790 में बुक पब्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस बाय एडमंड बुर्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। इसके बाद एक जो क्वेश्चन नेट में 2 बार आ चुका है बुर्क, क्योंकि ये कॉलोनियल पॉलिसीज के तो क्रिटिक थे ही, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, शायद बंगाल के थे या इंडिया के थे, कुछ इस तरीके से था इनका वॉरेन हेस्टिंग्स स्पीच। इस स्पीच में ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स की जो पॉलिसीज थी इंडिया को लेकर, उसके ऊपर बोलते हैं और उसको लाइक नहीं करते हैं, और ये इनका पब्लिश होता है 1788 में। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर किसका काम है, और वो है एडमंड बुर्क। 2 बार ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। तो एडमंड बुर्क हो गए, डेविड ह्यूम हो गए, ओलिवर गोल्डस्मिथ हो गए, जेम्स बोसवेल हो गए। तो इसके बाद हम बात करेंगे थॉमस पेन की।
टॉमस पेन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एडमंड बुर्क का फिलॉसफी है ये उसके अपोजिट जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्होंने नहीं अप्रिशिएट किया है, तो ये इसके टोटली अपोजिट जाते हैं टॉमस पेन जिनका लाइफ 1737 टू 1809 रहता है, और उनके कुछ वर्क्स हैं जिसमें कॉमन सेंस है, एज ऑफ रीजन है, राइट्स ऑफ मैन है। ये टॉमस पेन के कुछ इंपॉर्टेंट वाक है, और ये थे ऑपोजिट थे किसके, बुर्क के। ये सिर्फ दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें ही टॉमस पेन के बारे में हमने ध्यान रखनी है, ये आपने ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फिलोसोफर है वो है विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, दो तीन चीजें गॉडविन की आपने याद रखनी है। नंबर 1, द फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर ये वर्क, सॉरी पॉलिटिकल जस्टिस है गॉडविन का, तो पॉलिटिकल जस्टिस, सॉरी पॉलिटिकल जस्टिस बाय विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन का जो पॉलिटिकल जस्टिस है दैट पब्लिश्ड इन 1793, ये वो वर्क है जो उस टाइम के मोस्टली जो पोएट्स थे, रोमांटिक पोएट्स थे, उनको काफी जो है इंप्रेस करता है। दूसरा, विलियम गॉडविन का मैरी वुllstonecraft से क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन नेट में पूछा था। मैरी वुllstonecraft वाज द वाइफ ऑफ विलियम गॉडविन, और आगे चलकर इनका पीबी शैली से रिलेशन, मैरी शैली और मैरी शैली के हस्बैंड पीबी शैली हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है बनता है। तो यहां से पॉलिटिकल जस्टिस बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और वाक इनका है, कालेब ऑफ विलियम्स। इट्स अ नोवेल, ये फिलोसफिकल वर्क है, ये नोवेल है कालेब ऑफ विलियम्स। ये इंपॉर्टेंट है, और ये से 93 तो ये 94 में पब्लिश होता है। पॉलिटिकल जस्टिस याद रखना है, मैरी वुllstonecraft, उसके बाद पीबी शैली से इनका रिलेशन, और फ्रेंच जो है रेवोल्यूशन से काफी इन्फ्लुएंस थे, और जितने भी पोएट हुए हैं, क्या बोलते हैं, रोमांटिक पोएट, यंग पोएट्स, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम गॉडविन, पॉलिटिकल जस्टिस, स्पेशली पीबी शैली। यहां से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने इसको याद रखना है। तो गॉडविन के बाद जो मैरी वुllstonecraft है, जो इनकी वाइफ हैं, वो लिखती हैं विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, पब्लिश्ड इन 1792। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पहला फेमिनिस्टिक वर्क भी है इंग्लिश का, रफली यदि बोले तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता। बहुत बार ये तो पूछा गया है, दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक हु इज द ऑथर ऑफ दिस वर्क, मैरी वुllstonecraft, और दूसरा पब्लिशिंग ईयर आता है दैट इज 1792। तो ये विलियम गॉडविन की वाइफ थी, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये है मैरी वुllstonecraft। उसके बाद एडवर्ड गिब्बन। एडवर्ड गिब्बन भी इंपॉर्टेंट है, इनका एक ही वाक जो है ज्यादातर पूछा गया है, वो है द फॉल ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये बुक कई बार नेट में पूछा गया है कि ये किसका वर्क है,
और ये पब्लिश होता है 76 to 88 यानी कि इतने के बीच का ये है, और इसकी 6 वॉल्यूम्स हैं। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल 6 वॉल्यूम्स रिटन बाय एडवर्ड गिब्बन, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स। और आज का जो दूसरा सब टॉपिक है दैट इज ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवल। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवल। देखिए फ्रेंड्स, जिसने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो यहां पर 2 बुक हैं। एक है वॉल्टर एलन का ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवल करके, और दूसरा है आर्नोल्ड कैटल का, और एक टेरी गल्टन का भी है। टेरी गल्टन शुरू से लेकर आखिर तक के नॉवलिस्ट्स के बारे में बताते हैं, और ये 2 वर्क ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवल के बारे में बताते हैं। अब देखिए, जो इंग्लिश नॉवल है दैट वाज अ न्यू जॉनरा एट दैट टाइम। व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवल? इट्स अ क्वेश्चन। इन 18th century the drama was in decline। ड्रामा तो डिक्लाइन हो रहा था, और जो राइज हुआ वो क्या हुआ? वो मिडिल क्लास हुई। मिडिल क्लास का राइज हुआ, डिक्लाइन ड्रामा का। शिफ्ट है, शिफ्ट किस चीज का है? अभी इंडस्ट्री भी आ गई है ना साथ में। अभी तक जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर थे वो धीरे धीरे शिफ्ट करके कोई जो है लेबरर बन रहा, सिटी की तरफ जा रहे हैं। अब उनके लिए, वैसे भी जो ड्रामा थोड़ा बहुत पॉपुलर था भी उस टाइम पे, वो अपर स्ट्रेटा के लिए था। जो मिडिल क्लास था उसके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो क्या बचा था? वो बचा था आपका नॉवल। अब नॉवल ऐसा तो नहीं है कि एकदम से यहां से मिडिल क्लास आया, 18th सेंचुरी आई और रिचर्डसन ने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया, फील्डिंग ने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। यदि हम नॉवल की जर्नी देखें तो वो कहां से स्टार्ट करेंगे? वो हम चौसर से स्टार्ट करेंगे। चौसर का जो वर्क है वो है आपका ट्रोलियस एंड क्रेसिड, और ट्रोलियस एंड क्रेसिड यहां से हम मानते हैं अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, आर्कैडिया, यूटोपिया, बैकन्स एसेज, ठीक है ना, और इनकॉग्निटा, इट्स अ प्ले बाय कॉन्ग्रीव, ओरोनोकू, एफ्राबैन, ठीक है, और एक रह गया था बीच में पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये किसका है? बनियन का है। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके। और उसके बाद डैनियल डेफो जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो वगैरह वो सारे वाक्सा, मोल फ्लैंडर, रोक्साना, तब जाके ये एक लंबी जो है एक जर्नी रही है नोवेल की, तब जाके पहला नोवेल इंग्लिश में लिखा जाता है। और उसके लिए जो फैक्टर्स थे, डिक्लाइन ऑफ ड्रामा है, राइज ऑफ मिडिल क्लास है, और बॉल्स भाई कॉमेडीज, रोमांसेज, ये जो लिखे गए उनसे धीरे धीरे। हाँ, एक चीज रह गई, वो जो इंपॉर्टेंट है वो है जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ एडिसन और स्टील में। स्पेक्टेटर जो इनका रहा,
जिसमें रोजर डी कॉवरली, और सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, इस तरीके के जो कैरेक्टर्स का डेवलप हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां से भी काफी चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। इसके अलावा एक और कैरेक्टर यहां होना चाहिए था जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है, वो है विल हनीकॉम। ये सारे के सारे कैरेक्टर स्पेक्टेटर से हैं, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील, जिनकी हमने अलग से बात की थी पीरियोडिकल्स की। तब जाके हम पहले नोवेल के ऊपर आते हैं और उसके बाद डैनियल डेफो, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन 18th सेंचुरी रियलिज्म, मोरलिटी, वर्च्यू, ठीक है ना, लव थीम वगैरह वगैरह, यहां से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी तक जो थीम रहता है वो आपका लव है, एडवेंचर है और सोशल इश्यूज हैं, मैरिज वगैरह जिसकी बात करेंगे। और जो प्लॉट है वो सिंपल नरेटिव प्लॉट रहता है। तब यहां पर जाकर साइकोलॉजिकल नोवेल जो जॉर्ज एलियट के साथ जो है वो शुरू होते हैं। तो यहां तक एक स्पार्ट जर्नी आप इसको बोल सकते हो, रफली यदि बोले तो, डिटेल में ना जाकर। अब हम पहली बार कहां पहुंच रहे हैं? हम जो है पहुंच रहे हैं वो सैमुअल रिचर्डसन। The credit of writing first novel goes to सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन जिनका लाइफ स्पैन है 1689 to 1761, 1689 to 1761, and he became novelist at the age of 51. That is also important. Samuel Richardson, who became a novelist at the age of 1761. तो इन्होंने जो है ही रोट लेटर सीरीज इन लेटर नंबर 138। इनका एक लेटर है, लेटर ऑफ फादर टू डॉटर सर्विंग अ स्क्वायर हु अटेम्प्टिंग हर वर्च्यू, ये लेटर है। और लास्ट में पता चला उनको कि वो सारे लेटर्स जो लिखे गए थे वो गर्ल सर्वेंट को सेंटर में रखकर उसके ऊपर एक पूरा नोवेल वीव करते हैं। एंड द नोवेल इज पमेला, पमेला पब्लिश्ड इन 1740, द फर्स्ट नोवेल रिटन इन इंग्लिश। जो पहले नोवेल का जो क्रेडिट है वो पमेला को जाता है, 1740 में पब्लिश होता है। नोवेलिस्ट है सैमुअल रिचर्डसन। पमेला जो है इट इज रिटन इन एपिसलरी फॉर्म। अब एपिसल क्या होता है? एपिसल माने तो लेटर। तो मैं ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं कि जो लेटर था उसको ही फिर एक नोवेल में डेवलप करते हैं सैमुअल रिचर्डसन। और एट दैट टाइम ही वाज 51 इयर्स ओल्ड। अब देखिए जो पमेला है मेड सर्वेंट है, मेड है ये, और एक मिस्टर स्क्वायर बी है, स्क्वायर बी। ये कौन है? स्क्वायर बी के घर में पमेला मेड है। जो स्क्वायर बी की मोम है वो पमेला को रखती है अपने घर पे। अब जो पमेला है उसको ये ट्राई करते हैं स्क्वायर बी, ट्राई टू वू, ट्राई टू सीड्यूस, और लास्ट में रेप तक आ जाते हैं। स्क्वायर बी जो है पमेला के रेप तक आ जाते हैं। अब देखिए यहां से एक चीज क्लियर होती है जो रिचर्डसन के नोवेल से पता चल रहा है कि जो मेल है उसके लिए मियरली एन एडवेंचर दैट इज, और वो दोबारा से जेंटलमैन बन सकता है
चाहे वो स्क्वायर बी में देखें, चाहे टॉम को देखें, चाहे जोसेफ एंड्रयू को देखें आगे चलकर। लेकिन एक बार एक लड़की का वर्च्यू चला गया तो इट गोज फॉरएवर, इट नेवर रिटर्न्स। तो इसीलिए जो एक गर्ल है पमेला, वो अपने वर्च्यू का कितना प्रोटेक्शन करती है, लेकिन जब भी ये ट्राई करता है तो इसे सी रिजिस्ट करती है। बट वेन एवर ही इज नॉर्मल तो सी अगेन स्टार्ट्स एप्रिसिएटिंग, प्रेजिंग हिम, और उसको लास्ट में जो है ड्रैग करती है मैरिज तक, लास्ट में जो है मैरिज तक ड्रैग करती है। और ये दिखाने की कोशिश की गई है रिचर्डसन से, रिफॉर्मेशन ऑफ अ कैरेक्टर। हालांकि समझ नहीं आता जो इंसान एक रेप तक आ जाता है और पमेला कैसे जो है कन्विंस हो जाती है वगैरह वगैरह, ये तो आज का इशू है। उसमें जो है आप देखोगे क्या चीज देखोगे, एक शिफ्ट देखोगे आप रिचर्डसन में, उसके बाद फील्डिंग के साथ इनको कंपेयर करोगे। यहां पर मोरलिटी प्लस वर्च्यू, मोरलिटी प्लस वर्च्यू गोज साइड बाय साइड, लेकिन फील्डिंग में ऐसा नहीं है, फील्डिंग में ऐसा नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो इसमें स्क्वायर बी एक जो है क्या बोलते हैं आपके कैरेक्टर हैं, और इनकी जो मदर है उनको पमेला को रखती है, किस तरीके से उसको सीड्यूस करने की कोशिश की जाती है, लास्ट में उसको मैरिज तक जो है ड्रैग करती है। और 1742 में पमेला पार्ट 2 पब्लिश होता है, लेकिन ये इतना फेमस नहीं है, ना ही इतना पॉपुलर हुआ, ना ही इतना स्टीक है जितना पमेला है। तो फर्स्ट नोवेल रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन इज पमेला, पब्लिश्ड इन 1740, और वहां पर जो कैरेक्टर अपीयर होता है दैट इज स्क्वायर बी, मिस्टर बी। ये कैरेक्टर कई बार पूछा गया है। पमेला के बाद जो नेक्स्ट नोवेल लिखते हैं वो लिखते हैं क्लारिसा, जो पब्लिश होता है 1748 में। कितने में पब्लिश होता है? 1748 में पब्लिश होता है। एपिसलरी नोवेल ये भी है और 8 वॉल्यूम्स। अब जो क्लारिसा है, पमेला और क्लारिसा, यहां पर डिफरेंस है। क्लारिसा इज हैविंग फॉर्च्यून दैट वाज लेफ्ट बाय हर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर। अब इनकी जो फैमिली है, क्लारिसा की जो फैमिली है, क्लारिसा के जो फादर है, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं, किस चीज की कोशिश करते हैं कि जो क्लारिसा है वो शादी करे। किससे शादी करे? मिस्टर सोल्म्स, जो कि एक स्टूपिड रेक, फर्स्ट रैंक रेक, इस टाइप का इंसान है। क्लारिसा मानती नहीं है। क्लारिसा इज अ यंग, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, फुल ऑफ पोटेंशियल गर्ल, तो वो मानती नहीं, वो रिजिस्ट करती है। लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वो इससे ही शादी करे। किससे शादी करे? कि वो जो है जो क्या नाम इसका है, सोम से ही शादी करे। इनकी एक बहन है अराबेला, अराबेला सिस्टर है किसकी? क्लारिसा की। ये लव करती है लवलेस से और दिखावा करती है कि आई हेट लवलेस। शी प्रिटेंड टू हेट लवलेस बट एक्चुअली शी लव्स लवलेस। और ये जो लड़की है अराबेला, शी इज डाउटफुल विद हर सिस्टर क्लारिसा। किस चीज का डाउट है? कि शी लव्स लवलेस। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको क्लारिसा पे डाउट होता है और ये भी पूरी कोशिश करती है अपने फादर के साथ मिलके कि किसी न किसी तरीके से इसकी शादी मिस्टर सोम से हो जाए, सो दैट शी कैन मैरी लवलेस। ये वाला प्लॉट है। अब इसके बाद एक कैरेक्टर है इसमें, अन्ना हो। शी इज फ्रेंड टू क्लारिसा, क्लारिसा की फ्रेंड है। और ये जो है, जो इस तरीके के शूटर्स हैं उनके ऊपर रिवेंज करती है, रिवेंज लेती है। ऐसा जो है कैरेक्टर अन्ना हो का है। शी इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, विटी गर्ल,
और अब क्या हुआ कि जो क्लारिसा है उसको अपने घर के एक रूम में अपने आप को कन्फाइन कर लेती है, शादी से मना है, प्रेशर उसके ऊपर है, तो अब वो जो है एलिनेशन में चली जाती है। अब वहां से लेटर्स एक्सचेंज होते हैं लवलेस के साथ। इसके लवलेस के साथ लेटर्स एक्सचेंज होने का मतलब यहां पर लव अटैचमेंट नहीं है, रादर वो सिर्फ एस्केप चाहती है। और ये बंदा एक नंबर का रेक है, ये इसको लेके लास्ट में लंदन चला जाता है और जिस हाउस में इसको ठहराता है एक्चुअली इट वॉज अ बिट्रोथल हाउस, जहां पर लवलेस के द्वारा रियून की हुई गर्ल्स थी सारी की सारी। When she came to know about that, तो अब जाहिर सी बात है कि लवलेस के लिए उसके मन में काफी सारा अब पॉइजन, काफी सारा जो है डिसअप्रिसिएशन वो है। अब बाय हुक और क्रूक शी केम बैक टू हर हाउस। ये एक लंबी कहानी है, हम शॉर्ट करते हैं, कट शॉर्ट करते हैं। और यहां आके लास्ट में, और ये इसका रेप भी करता है, लवलेस ऑल्सो रेप्ड क्लारिसा। इसको जो है वो क्या बोलते हैं रेप भी करता है और लास्ट में वो अपने उसी रूम में उसकी डेथ हो जाती है। जस्ट लाइक अ क्रिश्चियन फिगर, जस्ट लाइक अ सेंटली फिगर, ये क्लारिसा का जो है कैरेक्टर है, क्लारिसा का नोवेल है। तो ये थे आपके क्लारिसा, जो रिचर्डसन का सेकंड नोवेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप अन्ना हो, लवलेस, सोम्स, क्लारिसा, ये सारे कैरेक्टर्स के नेम याद रखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इनका वाक है वो है आपका सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, अपीयर्ड इन 1754। सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। और ये 7 वॉल्यूम्स में अपीयर होता है। सर चार्ल्स ग्रैंडिसन 7 वॉल्यूम्स में अपीयर होता है। पब्लिशिंग ईयर मैंने आपको बता ही दिया इसका 1754। जब हम रिचर्डसन की बात करेंगे तो पमेला और उसके बाद क्लारिसा, 2 बड़े नॉवेल्स की उनकी बात करेंगे, तो ये आपने याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट नॉवेलिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज हेनरी फील्डिंग। We are talking about the 4 pillars of English novel: Samuel Richardson, Henry Fielding, Tobias Smollett और लॉरेंस स्टर्न। इनको 4 जो है पिलर बोला गया है। और ये जो है इनका लाइफ स्पैन लिखा नहीं है, 1707 to 54 ये इनका लाइफ स्पैन है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पहले नोवेल का क्रेडिट रॉबिन्सन क्रूसो को नहीं जाता, ठीक उसी तरीके से पहला नोवेल लिखने वाले सैमुअल रिचर्डसन को फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल का टाइटल नहीं जाता। हु इज फादर ऑफ इंग्लिश? हेनरी फील्डिंग इज फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, फादर्स ये याद रखने हैं, पहले भी मैंने रिपीट किए थे ये सारी चीजें। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल इज हेनरी फील्डिंग। अब देखिए हेनरी फील्डिंग अपना जो इनका कंटेम्परेरी है रिचर्डसन, मोरलिटी के इश्यू पे दोनों की जो राय है वो अलग अलग है, वर्च्यू के इश्यू पे दोनों की राय अलग अलग है। अब देखिए इन्होंने जो नोवेल लिखा उसको कॉमिक एपिक इन प्रोज, ये हम यूज करते हैं टॉम जोन्स के लिए। कॉमिक एपिक इन प्रोज, ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि जो टॉम जोन्स है दैट्स अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। रिचर्डसन लिखते हैं आई डू नॉट राइट ऑफ मैन, rather I write of manners. I do not write of individual, rather I write about species. ये स्टेटमेंट किसका है? ये जो है इनका स्टेटमेंट है फील्डिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अब देखिए फील्डिंग का जो फर्स्ट नोवेल है दैट इज जोसेफ एंड्रयू। It published in 1742. It's a parody of Pamela. ये क्वेश्चन बहुत बार नेट में पूछा जा चुका है कि जो जोसेफ एंड्रयू है वो किस वर्क का पैरोडी है, दैट इज पमेला बाई रिचर्डसन। इसमें जो जोसेफ एंड्रयू है, जोसेफ एंड्रयू को माना गया है
ब्रदर टू पमेला, ठीक है ना। और लेडी बूबी जो है शी इज आंट टू क्या उसका नाम था, स्क्वायर बी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये भी जो है कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जोसेफ एंड्रयू की, थोड़ा सा समरी समझने की कोशिश करते हैं। और इसका जो कंप्लीट टाइटल है जोसेफ एंड्रयू का, वो है द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड हिज कंपेनियन मिस्टर अब्राहम एडम, जो कि एक पार्सन है। ये इसका कंप्लीट टाइटल है, ये भी याद रखना। तो फ्रेंड्स, जोसेफ एंड्रयू जो है वो सर्वेंट हैं किसके यहां, लेडी बूबी के यहां। अब लेडी बूबी इज अ विडो एज वेल एज अ लस्टी वुमन। शी ट्राइज जोसेफ बट जोसेफ रेजिस्टेड। जोसेफ क्या करता है, रेजिस्ट कर देता है, उसकी जो फिजिकल जो एपेटाइट है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके बदले ये क्या कर देती है, इसको सस्पेंड कर देती है, काम से निकाल देती है। अब ये किस एक चीज रह गई थी, इट इज रिटन इन पिकास्क्यू ट्रेडिशन। पिकास्क्यू, पिकारो एक वर्ड है जिसका मतलब लैटिन इटालियन वर्ड है जिसका मतलब रोज होता है। अब ये जो है रोड के ऊपर है, और यहां पर इसको एक और कैरेक्टर मिलता है, दैट इज पार्सन एडम्स। ये कैरेक्टर अपने आप में पूरे इंग्लिश लिटरेचर में यूनिक है, अनोखा है। अब आप देखोगे जो पार्सन एडम्स है, पार्सन एडम इज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड, क्योंकि ही वॉज लिविंग द लाइफ ऑफ चर्च। उसको बेचारे को बाकी दुनियादारी में क्या चल रहा है उसका नहीं पता। ये जो नोवेल है, ये जो है जो डॉन क्विक्सोट है, कार्वेंटीज का नोवेल है, उसका इमिटेशन है, उससे काफी इन्फ्लुएंस ये है। अब जो डॉन क्विक्सोट है वो उसकी गलती क्या है, वो क्या गलती करता है, वो वर्ल्ड को एक ड्रीम मान के चलता है, एडवेंचर करता है ना वहां पे। और जो पार्सन एडम्स है वो उस वर्ल्ड से अनअवेयर है, ये आपने ध्यान रखना। अब एडम पार्सन जो है वो इनके साथ मिलते हैं और काफी सारी जो है एक्टिविटीज वहां पर होती हैं, लड़ते हैं, जोसेफ एंड्रयू वगैरह कई सारी लेडीज से मिलते हैं, रिलेशंस बनते हैं। और इनकी जो बिलविड है दैट इज फनी, क्या फैनी, सॉरी फैनी। लेकिन जो पिकास्क नोवेल होते हैं उनका एंड हमेशा स्मूथ होता है, और जो फैनी और जोसेफ जो है वो लास्ट में वो मिल जाते हैं। फैनी और जोसेफ जो है वो लास्ट में मिल जाते हैं। तो इस तरीके का आपने ध्यान रखना है। पार्सन एडम्स की बात हो गई हमारी, और जोसेफ एंड्रयू, लेडी बूबी, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद जो वर्क है दैट इज मास्टरपीस ऑफ फील्डिंग, दैट इज टॉम जोन्स। टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द नोवेल। ये ही क्वेश्चन, इसका कंप्लीट टाइटल क्या है, 3-4 बार जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है। इट पब्लिश्ड इन 1749 एंड इट इज कॉमिक एपिक इन प्रोज। एस टी कोलरिज जो 3 वर्क्स की प्लॉट की बात करते हैं उसमें से टॉम जोन्स एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो टॉम जोन्स हैं, अ फाउंडलिंग, फाउंडलिंग क्या होता है, एन ऑर्फन चाइल्ड, जो ऑर्फन चाइल्ड होता है, वॉन्डरर होता है, घर वगैरह नहीं होता, इस तरीके से बच्चे को जो फाउंडलिंग बोलते हैं। अब जो टॉम जोन्स हैं इनको स्क्वायर अलवर्दी, स्क्वायर अलवर्दी को अपने घर में बेड के ऊपर ये बच्चा मिलता है,
इसको जो है ये अडॉप्ट करते हैं और स्क्वायर अलवर्दी की जो है ऑब्जर्वेशन में ही ये बच्चा बड़ा होता, उसी के घर में रह रहे हैं। एक इनके नेफ्यू हैं बिलफिल। कौन है ये? स्क्वायर अलवर्दी के नेफ्यू हैं और बाद में पता चलता है ये जो टॉम है उसके रियल हाफ ब्रदर निकलते हैं, बिकॉज टॉम वॉज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड, ये बाद में पता चलता है। और तीसरे नंबर पे जो कैरेक्टर है टॉम का वो सोफिया है। सोफिया कौन है? सोफिया है स्वीट हार्ट ऑफ टॉम। अब स्क्वायर वेस्टर्न ये कौन है? ये सोफिया के फादर हैं। विलन तो नहीं कहेंगे इनको। अब देखिए बिलफिल जो है वो टोटली अपोजिट है। किससे? वो टॉम से अपोजिट है। तो जो गेम होता है, जो उसको सजा मिलती है टॉम को, जो उसने कमिट नहीं किया है उसके लिए सजा मिलती है, और जो कैरेक्टर होता है उसको वो बचा लेते हैं, उसका नाम नहीं आने देते हैं। और आगे चल के जो स्क्वायर अलवर्दी हैं उनको निकाल देते हैं घर से। रास्ते में काफ़ी सारी लेडीज वगैरह मिलती हैं, उनके एनकाउंटर होते हैं, जो है किलिंग भी होती है, लड़ाई होती है। और इधर से जो फादर हैं फैनी के, सोफिया के, वो प्रेशराइज करते हैं उसको बिलफिल के लिए शादी करने के लिए। तो इधर से वो घर छोड़कर चली जाती है, लंदन में वो मिलते हैं। ये पूरा का पूरा जो कहानी है ये टॉम जोन्स का कहानी है। और लास्ट में फैनी सोफिया को उसके सारे के सारे एडवेंचर्स का पता होते हुए, लेडीज के साथ उसका जो है रिलेशंस का पता होते हुए भी उसको अडॉप्ट जो है एक्सेप्ट करती है, एंड इन द एंड दे मैरिड। ठीक है ना। और लास्ट में जो रियल आइडेंटिटी है टॉम की वो भी रिवील होती है कि वो जो बिलफिल हैं उसके स्टेप ब्रदर हैं, या जो हाफ ब्रदर आप कह सकते हो, इलिजिटिमेट सन थे उनके फादर के। तो ये वाला जो कहानी है, ये कहानी है आपका, वो कहानी है क्या बोलते हैं इसको, टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, पब्लिश्ड इन 1749। अब इसके बाद जो है इसकी हमने बात की, लगभग 900 पेजेस का नॉवल है ये। काफी सारे कैरेक्टर हैं, मैंने कट शॉर्ट करके बात की है, जो एग्जाम में पूछने के लायक चीजें थी वो ही हमने डिस्कस करने की यहां पर कोशिश की है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो वर्क है बाई, क्या नाम इनका है, हेनरी फील्डिंग, वो इनका वर्क है हिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ लेट मिस्टर जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। इनका जो वर्क है जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट की हम बात कर रहे हैं, हिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ लेट मिस्टर जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। ये इनका नेक्स्ट वर्क है। किसका है? जो हमारे हेनरी फील्डिंग है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ये इससे पहले पब्लिश होता है टॉम जोन्स से, 1743 में पब्लिश होता है। इसके बाद इनका जो लास्ट नोवेल रहता है वो रहता है इनका इमिलिया। ये पब्लिश होता है 1753 में। इसको हटा देते हैं। इमिलिया से आपको सिर्फ 2 ही 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इनका लास्ट नोवेल है, पब्लिशिंग ईयर 1751 है, और अब इसमें जो कैरेक्टर हैं, एक तो इसमें आपने याद रखना है ग्रिसेल्डा को। ये हीरोइन ऑफ द नोवेल है। अमेलिया नोवेल का नाम है, ग्रिसेल्डा जो है वो नोवेल की हीरोइन है। दूसरा है मिस्टर बूथ।
मिस्टर बूथ कौन है? ये एमिलिया के फादर हैं। एक कैरेक्टर हारग्रेव, ये आपने याद रखना। थोड़ी सी बेसिक सी चीजें, 2-3 कैरेक्टर कई बार पूछ लेता है। पब्लिशिंग ईयर का पता होना चाहिए और रिटन बाय हेनरी फील्डिंग, ये तो आपको पता है ही। इसके बाद इनका जो वाक रहा, ये नॉवल नहीं है बट हमें पता होना चाहिए, पूछ सकता है वो है अ वॉयज टू लिस्बन। अ वॉयज टू लिस्बन, ये याद रखना हम ना। जर्नल टू वॉयज, अ जर्नल टू वॉयज ऑफ लिस्बन। लिब्सन या लिस्बन, लिब्सन होता है या लिस्बन होता है, और ये पब्लिश होता है 1755 में। दैट इज ऑल्सो बाय फील्डिंग। ये सेकंड पिलर थे हेनरी फील्डिंग जिनका नाम है, तो ये आपने याद रखना। तीसरे नंबर का जो पिलर है वो है टोबियास स्मोलेट। कौन है? टोबियास स्मोलेट। स्कॉटिश हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, ठीक है ना, सर्जरी पढ़ते हैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में सर्जरी पढ़ते हैं। देन केम टू लंदन। लंदन में भी आके कोई ज्यादा पॉपुलर होते नहीं है, प्रैक्टिस भी करते हैं यहाँ पर डॉक्टर की, और उसके बाद ये जो है मूव करते हैं अपना राइटिंग की तरफ। इनका जो फर्स्ट जो वर्क है वो है रोड्रिक रैंडम। ये एपिसोडिक प्लॉट इसका है। पिकास ट्रेडिशन में ही लिखा गया नोवेल ये भी है। क्या बोलते हैं इसको, टोबियास स्मोलेट का जो रोड्रिक रैंडम है, एपिसोडिक प्लॉट है। इसकी कहानी क्या है कि जो रोड्रिक है, इसको ही सपोज दैट हिज फादर हैड डाइड, लगता है ऐसा, फादर की डेथ हो गई है, ठीक है। उसके बाद लंदन चला जाता है, लेकिन बाय चांस पैराग्वे में ये फादर से मिलता है, अपने फादर इनको मिलते हैं और इनकी जो बिलविड है नार्सिसा, उससे शादी करते हैं। इस तरीके का प्लॉट है। इनको शुरू में जो है सपोज दैट हिज फादर हैड डाइड, और उसके बाद लंदन की तरफ जाते हैं और बाय चांस पैराग्वे में फादर से मुलाकात होती है। और एक कैरेक्टर और है जो यहां से थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, वो है टॉम बोलिंग। ये एक लेफ्टिनेंट है। सिर्फ इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है रोड्रिक रैंडम से, ये इंपॉर्टेंट है। टोबियस स्मोलेट की हम बात करें, रोड्रिक रैंडम के बाद इनका जो नेक्स्ट वर्क है दैट इज फर्डिनांड काउंट फैथम। फर्डिनांड काउंट फैथम जो पब्लिश होता है इनका 1753 में। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका वर्क है नहीं, सिर्फ अपने टाइटल याद रखना है। फर्डिनांड काउंट फैथम, ये जो वर्क है ये इनका लिखा हुआ है और पब्लिश होता है 1753 में। जैसे मैंने बोला, सिर्फ इसका टाइटल याद रखना और नॉवलिस्ट का नाम याद रखना है, टोबियस स्मोलेट। इसके बाद इनका जो इंपॉर्टेंट नॉवल है वो है एडवेंचर ऑफ पेरेग्रिन प्रिकल। एडवेंचर ऑफ पेरेग्रिन प्रिकल। प्रिकल
ये इनका लॉन्गेस्ट नोवेल है, ये एक बार पूछा गया था। दिस इज द लॉन्गेस्ट नोवेल रिटन बाय टॉमियस स्मोलेट, और ये पब्लिश होता है इनका 1751 में। यस, 1751 में जो है ये पब्लिश होता है। ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इनके बारे में क्वेश्चन 2-3 बार नेट में पूछा गया है कि इनका मास्टरपीस कौन सा है। इनका मास्टरपीस है हम्फ्री क्लिंकर। मास्टरपीस कौन सा है? दैट इज हम्फ्री क्लिंकर, पब्लिश्ड इन 1771। हम्फ्री क्लिंकर, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज द मास्टरपीस ऑफ टॉमियस स्मोलेट। टॉमियस स्मोलेट का ये मास्टरपीस है। इसमें आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये कि इट वॉज रिटन इन इटली, उस टाइम जो है ये इटली में थे। रिटन इन इटली। इसमें जो कैरेक्टर है वो मैथ्यू ब्रैम्बल। कौन है? मैथ्यू ब्रैम्बल। मैथ्यू ब्रैम्बल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और कई बार पूछा भी गया। मैथ्यू ब्रैम्बल जो है ही इज अ मिडल एज्ड जेंटलमैन है, और जो हम्फ्री है he was the illegitimate son of हेनरी, क्या नाम इनका? मैथ्यू ब्रैम्बल। इलेजिटिमेट सन जो है वो किसका है? ये हम्फ्री क्लिंकर जो है ब्रैम्बल के वो सन है, इलेजिटिमेट सन है। ये वाला इनका नोवेल था, दैट इज हम्फ्री क्लिंकर। लास्ट नोवेल और मास्टरपीस भी है। ये थे थर्ड पिलर। अब हम लास्ट पिलर की बात कर रहे हैं, फोर्थ पिलर, दैट इज लॉरेंस स्टर्न। और लॉरेंस स्टर्न का जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में वो अपने आप में यूनिक है। इनका लाइफ जो रहा वो रहा 1713 to 68। एक ही वाक है, ट्रिस्ट्रैम सैंडी। ट्रिस्ट्रैम सैंडी जो कि इनकी 9 वॉल्यूम्स हैं, ट्रिस्ट्रैम सैंडी की, नंबर 1। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसका प्लॉट, काफी सारे क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया लास्ट में आके। अब इसकी खूबसूरती ये, नंबर 1 तो सैंडी का पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आया है एक बार। सैंडी क्या है? सैंडी इज योर्कशायर डायलेक्ट है, ठीक है जी। अभी इसमें टोटल जो है वॉल्यूम है, जो हीरो है, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। हीरो वॉज बोर्न इन वॉल्यूम नंबर 4। जो वॉल्यूम जो बुक का हीरो है वो ही पैदा जो 4th बुक में पैदा होता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इसमें कैरेक्टर है अंकल टोबी, अंकल टोबी का वॉल्यूम 6 में इनकी डेथ का मेंशन आता है, लेकिन वॉल्यूम 9 में भी ये सरवाइव करते हुए मिलते हैं। एक ये है। तीसरा जो है वॉल्टर सैंडी। ये वॉल्टर सैंडी कौन है? ये वॉल्टर सैंडी है फादर ऑफ ट्रिस्ट्रैम सैंडी। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो अंकल टोबी है, ठीक है ना। अब इसमें डाइग्रेशंस खूब हैं, पंक्चुएशन बहुत यूज हुआ है, सेंटेंसेस पूरा का पूरा पैसेज निकल जाता है, एक ही सेंटेंस रन ऑन कर रहा है, एक वर्ड में भी सेंटेंस खत्म हो जाता है, प्लॉट के नाम पे कुछ नहीं है। अब शुरू में ये लगता है ये बकवास है, लेकिन उसके बाद इस तरीके के वाक्य लिखे गए, इसको इमिटेट किया गया और पॉपुलैरिटी भी मिली अंकल टोबी को।
तो ये चीजें ब्रेक्स हैं, ये तो मैंने बोला ही आपको। और पूरे के पूरे एक चीज रह गई, हाँ, जो वॉल्यूम 4 में ये पैदा होते हैं, पूरी बुक में हीरो जो है वो इन्फेंसी से नहीं निकलते, बच्चा ही रहता है। तो जो पूरा का पूरा जो नोवेल का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो अंकल टोबी रहते हैं, ठीक है। ये वोल्टर सैंडी है, अंकल टोबी है, ट्रिस्ट्रैम सैंडी खुद जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो इनका वाक है ये एक ही सिंगल वाक है, और इस तरीके का दूसरा वाक अब तक इंग्लिश लिटरेचर में लिखा नहीं गया है। अभी हम इसके बाद जो है, जो इस टाइम के बचे हुए मैकेंजी वगैरह छोटे नोवेलिस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, गोथिक नोवेल को डिस्कस करेंगे, जेन ऑस्टन तक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।